एक ऐसे डिजिटल वर्ल्ड के बारे में सोचिए जिसके अंदर एंटर करने के बाद अगर आप किसी लिंक पर क्लिक भर कर दे तो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। आपसे आपकी न्यूड तस्वीरें और वीडियोस मंगवाई जाएं और आपको लगातार मेंटल टॉर्चर का सामना करना पड़े, आपको मेंटल टॉर्चर सहना पड़े, फिजिकल टॉर्चर सहना पड़े और आपको सामने वाला शख्स जो कहे आप उसको इनकार भी ना कर सकें। तो ये कितना दर्दनाक होगा, कितना ये दयनीय होगा, क्या ये आप सोच सकते हैं? आज की इंसिडेंट कुछ इसी तरीके की होने वाली है। मैं हमेशा से अपनी वीडियो के माध्यम से आपको एक संदेश देने की कोशिश करता हूँ कि आप सोशल मीडिया का, इंटरनेट का जितना संभल के इस्तेमाल हो सकता है उतना संभल के इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बेहद ख़तरनाक आने वाले समय में अख्तियार रूप लेने वाला है। आज की कहानी जिसका नाम है द एंथ रूम स्कैंडल, ये कहानी आई है साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया में तकरीबन साल 2018 से लेकर के साल 2020 के बीच में एक ऐसा स्कैंडल चला जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था और इसको लेकर के पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों से जितने भी एक्टिविस्ट थे, ह्यूमन राइट के लोग थे, उन सभी ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। दरअसल टेलीग्राम जो कि एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, वहाँ पर कुछ इस तरीके की तस्वीरें बच्चों की, बच्चियों की, महिलाओं की, माँओं की, बहनों की, कुछ इस तरीके की तस्वीरें वायरल होना शुरू हो चुकी थी जो कि न्यूड थी, और कुछ इस तरीके की वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई थी। और ये वीडियोस अलग अलग तरीके की थी। ये टॉर्चर वाली वीडियोस थी, ये अलग अलग फैंटेसीज़ वाली वीडियोस थी, और इन वीडियोस को ज़बरदस्ती कुछ लोग पैसा दे करके बनवाया करते थे। और जिन लोगों को, जो विक्टिम्स थी, जो ये वीडियोस बना करके भेजा करती थी, उनके पास इस वीडियो को बनाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा करता था। आखिर क्यों और कैसे, क्या है पूरी कहानी, किस तरीके से इस पूरे स्कैंडल को रचा गया था और किस तरीके से साउथ कोरिया के जो लोग थे वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंसते चले गए और फंसते चले गए और फंसते चले गए, सब कुछ आपको बताता हूँ विस्तार से। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। छोजू बिन, जो कि इस कहानी का सबसे प्रमुख किरदार होने वाला है। छोजू बिन बचपन से काफ़ी तेज़ तरार था पढ़ने में। जब बड़ा हुआ तो उसे डिजिटल में, सोशल मीडिया पर के बारे में जानने में काफ़ी उसको दिलचस्पी थी। उसने हैकिंग सीखी, फ़िशिंग सीखी, मतलब जितने ख़राब काम हो सकते हैं डिजिटल वर्ल्ड पर उसने वो सब काम करना शुरू कर दिया। उसने डार्क वेब के ऊपर काम करना शुरू किया। अगर आपको नहीं पता डार्क वेब, इसका मतलब है कि आप और हम जो इंटरनेट चलाते हैं उसके अलावा भी इंटरनेट एग्जिस्ट करता है, और वो कुछ ऐसा इंटरनेट है जिस पे बहुत अजीब अजीब हरकतें होती हैं, बहुत अजीब अजीब। उसके ऊपर डिटेल में कभी हम लोग बात करेंगे। तो वो उस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व था। जब साल 2018 आया तो उसने डिसाइड किया कि अब कोई बड़ा गेम खेलते हैं, अब पैसा कमाया जाए। अब हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं और हमने जो चीज़ें सीखी हैं उसको अब इम्प्लीमेंट करके फाइनेंशियल प्रॉफिट कमाया जाए। उसने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और उसने उसके बाद यहाँ से एक नया काम शुरू किया। उसने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टारगेट किए, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, ETC एट्सेट्रा। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने ट्विटर के ऊपर कुछ लड़कियों को मैसेज करना शुरू किया, कुछ महिलाओं को मैसेज करना शुरू किया। ये ऐसी महिलाएं थी, ऐसी लड़कियां थी, ऐसे बच्चे थे मेन, जो कि कुछ पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे थे। ऐसी महिलाएं थी जो कुछ पार्ट टाइम काम ढूंढ रही थी, जो जॉबलेस थी, जिनके पास काम धाम नहीं था करने के लिए। उनको ये लोग मैसेज भेजा करते थे कि यदि आपको कोई काम चाहिए, कोई जॉब चाहिए तो हम जॉब ऑफ़र करते हैं। इस तरीके से वो उनको मैसेज किया करते थे। साथ में वो एक लिंक भेजा करते थे कि अगर आपको फॉर्म भरना हो हमारा तो आप इस लिंक पे क्लिक करिए और अपनी सारी डिटेल्स भर दीजिए। उसके बाद उनसे धीरे धीरे कर करके उनकी सारी डिटेल्स ले लिया करते थे, और उसके बाद एक समय के बाद जब उनकी सारी डिटेल उन तक पहुँच जाया करती थी तो उनकी फ़ोटो को एडिट कर करके सबसे पहले एक न्यूड फ़ोटो में कन्वर्ट किया जाता था, और उसके बाद वो फ़ोटो उन्हीं को भेज करके उनको ब्लैकमेल किया जाता था कि ये फ़ोटो अब हमारे पास आ चुकी है, यदि हम आपको जैसा कहते हैं आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। आपकी इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा, फला जगह डाल दिया जाएगा, और इससे आपकी बहुत बदनामी होगी। अब जो महिलाएं होती थी, जो लड़कियां होती थी छोटी छोटी उम्र की, 17 साल, 18 साल, 14-15 साल, वो इन सब चीज़ों में फंस जाया करती थी। और इसी का फ़ायदा उठा करके इन लोगों ने एक बहुत बड़ी चाल रची थी। आपको सबसे पहले थोड़ा सा और ब्रीफिंग दे देता हूँ। इन लोगों ने तकरीबन 150 से ज़्यादा लड़कियों को इसी तरीके से पहले अपने जाल में फंसाया। इसके बाद अब इन्होंने नेटवर्किंग किस तरीके से, ये थोड़ा सा आपको वो भी बता देता हूँ। इन्होंने
जो प्लेटफॉर्म चुना जिसके ऊपर अपना अड्डा बनाना है, वो प्लेटफॉर्म उन्होंने चुना टेलीग्राम को, क्योंकि टेलीग्राम के बारे में एक चीज़ काफ़ी यूनिक है जो कि बाकी प्लेटफॉर्म्स में नहीं है। वो ये कि साउथ कोरिया के अंदर टेलीग्राम का कोई भी, एक तो डेटाबेस का सेंटर नहीं है, दूसरी चीज़ वो उसके ऊपर जो भी चैट्स होते हैं, जो भी मैसेजेस होती है, वो एन्क्रिप्शन फॉर्म में होता है, और वो एन्क्रिप्शन इस तरीके से होता है कि उसको टेलीग्राम वाले खुद भी डिकोड नहीं कर सकते कि आखिर टेलीग्राम के ऊपर क्या चीज़ें भेजी जा रही हैं या फिर क्या चीज़ें नहीं भेजी जा रही। और साउथ कोरिया की गवर्नमेंट, जो सरकार है, वो भी उसके ऊपर अंकुश नहीं लगा सकती थी उस समय तक। तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि सीक्रेटली कामों को किया जाता था, ओपनली कामों को किया जाता था, और इसको लेकर के वहाँ पे उस समय तक साइबर लॉज भी काफ़ी ज़्यादा ढीले ही थे। कोई ज़्यादा उसमें स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, कोई ज़्यादा उसमें, बहुत ही ढीले तरीके के वहाँ पे सिक्योरिटी लॉज है। और इन्हीं सब लूप होल्स का इन लोगों ने फ़ायदा उठाया और उन सभी लड़कियों को सबसे पहले तो ब्लैकमेल करना शुरू किया। अब सबसे पहले उन्होंने ब्लैकमेल किया और उनसे उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियोस मंगवाई, ठीक है। अब उन वीडियोस को उन्होंने अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में बनाया, अपलोड किया। अब टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़ने के लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा, जैसे कि उन्होंने कुछ अपनी प्राइसिंग रखी थी। फॉर एग्जांपल उन्होंने 7-8 ग्रुप्स बनाए थे, और भी बहुत ज़्यादा ग्रुप्स थे जिसकी संख्या कंफर्म नहीं हो पाई थी। इसी वजह से इस पूरे स्कैंडल को नाम दिया गया था nth, यानी कि NTH, यानी nth रूम स्कैंडल, यानी कि कितने सारे रूम थे इसके बारे में पता ही नहीं चल सका था। काफ़ी ज़्यादा संख्या थी, क्योंकि इसके अंदर लाखों लोगों तक इनकी न्यूड फोटोज़ और वीडियोस पहुंची थी। तकरीबन 2.5 लाख लोग इस स्कैंडल के साथ जुड़े हुए थे। 2.5 लाख लोगों तक ये जो गिरोह था, ये जो लोग थे, उन लड़कियों की फ़ोटोज़ को और वीडियोज़ तक पहुंचाने का काम करते थे। अब लोग जो है इनकी प्राइसिंग को देख करके अपने हिसाब से ग्रुप को सिलेक्ट करते थे। जैसे कि यदि सबसे बेसिक अगर किसी को ख़रीदना है तो ऐसा मान लीजिए कि $100 लगभग 9,500-10 हज़ार के आसपास का इनका वहाँ से प्रीमियम शुरू हो जाता था कि अगर यदि आप 10,000 रुपये देंगे तो आप सबसे बेसिक वाले कैटेगरी में आ जाएंगे, जिसके अंदर आपको कुछ तस्वीरें और छोटे मोटे विजुअल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद B ग्रेड का था, यानी कि सेकंड ग्रुप, फिर थर्ड ग्रुप, फिर फोर्थ ग्रुप, फिर फिफ्थ ग्रुप, और इसके बाद जाकर के ऐसे ऐसे कर करके एक प्रीमियम ग्रुप हुआ करता था, जिसके अंदर यदि आप $1,000 के आसपास कुछ वहाँ पे बना करता था, तकरीबन 85-90 हज़ार के आसपास। यदि आप इतना पैसा देते हैं तो आपसे पहले पूछा जाएगा कि भाई आप क्या देखना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं, और आप जो इच्छाएं अपनी बताओगे उस हिसाब से आपको उन्हीं लोगों के साथ उनको ऑर्डर दे करके वैसी वीडियोस आपको बनवा कर भिजवाया जाएगा। यानी कि अब जिसको ब्लैकमेल किया जा रहा है उसको ऑर्डर दिया जाता था कि भाई साहब तुम ऐसी वीडियो बनाओ, क्योंकि हमारे क्लाइंट ने ऐसी वीडियो मांगी है। फिर वैसी वीडियो बना करके वहाँ से भेजा जाता था और उसके बाद वो उस वीडियो को देखा करते थे। प्लस इसके अंदर और किस तरीके से टॉर्चर किया जाता था ये भी बता दूं। इसके अंदर कई बार जो प्रीमियम कैटेगरी के जो लोग हुआ करते थे उसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे। वहाँ पे इनके जर्नलिस्ट शामिल थे, इसके अंदर इनके बिजनेसमैन शामिल थे, इनके अंदर K-पॉप, जो वहाँ पे साउथ कोरियन पॉप है, उसके बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इसके अंदर शामिल थे, जो कि इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट कर रहे थे और इसके अंदर शामिल थे। उन्होंने इसका प्रीमियम खरीदा हुआ था, और ये खुलेआम चीज़ें हो रही हैं और कोई इसको रोकने के लिए आगे नहीं आ रहा है, बल्कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, इसको बढ़ावा देने के लिए, बल्कि और ज़्यादा बढ़ चढ़कर पैसे दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे होना शुरू हो चुकी थी। अब जो प्रीमियम कैटेगरी के लोग थे, उससे थोड़े छोटे बहुत कैटेगरी के जो लोग थे, उनको एक और फ़ायदा दिया जाता था। उनको जो लोग जिनकी वीडियोस वायरल हो रही है, जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनके घर के एड्रेस भी दिया जाया करता था। तो कभी कभार अगर वो चाहते तो उनके घर पे भी विज़िट कर सकते थे। उनके घर पे विज़िट करते, उनको फिज़िकली वहाँ पे असॉल्ट करते, सेक्सुअली वहाँ पे असॉल्ट करते, और उसके बाद वो अपना काम करके वहाँ से निकल जाते। अब इस तरीके से तकरीबन 150 से ज़्यादा लड़कियों के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तकरीबन 2.5 ईयर्स जो बताया गया, इस तरीके की एक्टिविटी लगातार चलती रही। इसके ऊपर कोई भी अंकुश लगाने को तैयार नहीं था। अब ये जो ग्रुप था, ये जो गिरोह था, इन लोगों ने उस दौरान खूब पैसा छापा। 2.5 लाख लोग से ज़्यादा, यानी कि 2.5 लाख प्लस लोग उस समय हिस्सा बने हुए थे इन ग्रुप्स का,
जब इस पूरे स्कैंडल का जो खुलासा हुआ, इसका खुलासा भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक जर्नलिस्ट ने इस पूरे के पूरे इंसिडेंट की खुलासा किया था सबसे पहले तो। अब खुलासा करना भी बहुत एक बड़ा चैलेंज था इसके लिए, क्योंकि जो इसका जो फाउंडर है चो जू बिन, वो बहुत ज़्यादा दिमाग वाला था। उसको पता था कि यदि एक ग्रुप में काफ़ी लंबे समय तक चला लूँ तो हो सकता है मुझे उससे दिक्कत हो जाए, आईपी एड्रेस ट्रैक हो जाए या कोई भी अदर स्टफ्स, कोई भी अदर प्रॉब्लम्स आ जाए। तो वो लगातार ग्रुप्स को बदलता रहता था। फॉर एग्जांपल, यदि एक ग्रुप के बंदे एक समय से हैं, एक हफ्ते से एक ग्रुप में हैं, तो एक ग्रुप को दोबारा से नए तरीके से बनाया जाता था और उनको नए ग्रुप में शिफ्ट किया जाता था, पुराना ग्रुप को खाली कर करके। तो इसका मतलब कि वो अपना कोई भी सबूत नहीं छोड़ा करते थे और यही चीज़ पुलिस के लिए उस समय थोड़ी सी मुश्किल साबित हो रही थी। तो उस दौरान साउथ कोरिया में एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे, उनको कहीं से ये चीज़ पता चली थी कि भाई इस तरीके की चीज़ें साउथ कोरिया के अंदर चल रही है, सियोल शहर के अंदर चल रही है। तो उन्होंने सबसे पहले पुलिस के साथ मिल कर के एक इनिशिएटिव शुरू की। जैसे तैसे कर करके उन्होंने ट्रैक करना इसको शुरू किया। पुलिस धीरे धीरे इसके अंदर कस्टमर बन कर करके पुलिस के लोग इसके अंदर घुसना शुरू हुए और एक समय के बाद जा कर के साल 1920 और 1920 के आसपास इसका पूरी तरीके से खुलासा हुआ था। खुलासा होने से पहले जो मैंने आपको बताया, थोड़ी बहुत चीज़ें जब इसकी लीक होनी शुरू हो चुकी थी, तो जो एक्टिविस्ट थे साउथ कोरिया के, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। जो ह्यूमन राइट के लोग थे उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। और ये क्यों ज़रूरी था? ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस एक्ट के अंदर काफ़ी सारे माइनर्स शामिल थे। तो ऐसे लोग जो कि, ऐसे लड़कियां, ऐसे बच्चे जो कि 18 साल से कम जिनकी उम्र थी, और उनको भी उसी तरीके से टॉर्चर किया जाता था जिनको 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को टॉर्चर किया जाता है। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे थे जिनकी बस इतनी डिमांड थी कि भाई हमको माइनर को देखना है। वो ऐसे भी डिमांड रखा करते थे कि वो किसी माँ को अगर ब्लैकमेल कर रहे हैं तो उनको कहा करते थे कि भाई अपनी बेटी की न्यूड्स को भेजो या उनके साथ ऐसा 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 कर करके भेजो। तो बहुत ज़्यादा उस समय ये दर्दनाक इंसिडेंट, बहुत ही मार्मिक इंसिडेंट उस समय ये निकल करके आया था। जब ये सब चीज़ें हुई, बहुत सारे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, एक्टिविस्ट लोग जाग उठे, ह्यूमन राइट्स के प्रोटेस्ट हुए, तब जा कर के इन सब चीज़ों का खुलासा हुआ था। अब जब ये खुलासा हुआ तो प्लस इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें निकल के आई। एक और नाम जो इसमें निकल करके आया, उसका नाम था सियोन ग्री। अब सियोन ग्री अगर आप जानते होंगे तो के पॉप के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, और इसने इससे पहले एक और बहुत बड़ा कांड किया हुआ है। ठीक है, अब उस कांड के बारे में हम इसके फॉलोअप वीडियो में, यानी कि इसके बाद वाले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से उसने भी एक बहुत बड़ा कांड किया हुआ था, प्लस उसका हाथ इस वाले इंसिडेंट में भी था। तो जब इन चीज़ों का खुलासा हुआ तो इन दोनों का नाम सबसे आगे रखा गया था। क्यों? क्योंकि इनके कनेक्शन सबसे ज़्यादा थे और इन दोनों को ही एक्यूज बनाया गया इस चीज़ के लिए कि भाई साउथ कोरिया के जितने बड़े से बड़े लोग थे, इन्होंने उनको भी अपने इस प्लान के अंदर शामिल करने का काम किया। अब ये मान लीजिए कि साउथ कोरिया में तो सबसे पावरफुल कोई माना जाता है तो के पॉप के लोग माने जाते हैं, जो एंटरटेनर्स होते हैं वहाँ पे, उनकी बहुत बहुत वैल्यू उनकी मानी जाती है। लेकिन इसके अंदर के पॉप के लोग भी शामिल थे। अब इसके अंदर एक और एंगल ये आया था बीच में कि के पॉप के कुछ स्टार्स थे, कुछ लड़कियां थी, कुछ महिलाएं थी, उन्होंने भी इस चीज़ का खुलासा किया था कि उनके साथ भी इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, उनके साथ भी इस तरीके की चीज़ें की गई है। के पॉप को लेकर के और भी बहुत सारी डार्क हिस्ट्रीज़ हैं। बहुत सारे जो के पॉप के बैंड्स हैं, उनकी जो परफॉर्मर्स है वो आरोप लगाते हैं अपने ही बैंड के डायरेक्टर्स के ऊपर कि उनके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की जाती है, उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की जाती है। यदि आप डिमांड करेंगे तो मैं उस तरीके के केसेस भी आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा। लेकिन ये जो पूरा इंसिडेंट था, ये पूरा इसी तरीके से चलता है और इसी तरीके से इसका पूरा खुलासा होता है। किस तरीके से इंटरनेट का यूज़ करके ये लोग एक पूरी साजिश को रचते हैं और उसके बाद लोगों को अपने फेर में फंसाने का काम करते हैं। महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां जो कि बहुत छोटी उम्र की होती हैं, जिनको डिजिटल वर्ल्ड की इतनी समझ नहीं है, इन क्रिमिनल्स के माइंड की उतनी समझ नहीं है, वो इस तरीके की चीज़ों में फंस जाती हैं। लेकिन इस कहानी से सीखने वाली चीज़ यही है, यदि आप सोशल मीडिया पे कुछ भी देख रहे हैं, किसी भी लिंक पर क्लिक कर रहे हैं, तो हमेशा अपनी दोनों आँखों को खुला रखिए, अपने दिमाग को खुला रखिए, क्योंकि कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ स्कैम हो सकता है। सिर्फ आपके मेरे बीच की ये बात नहीं है, किसी के भी साथ ये चीज़ हो सकती है। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप, हम और हम सभी सावधान रह सकें। आज की वीडियो यहीं तक। और सियोन ग्री ने आखिर किस तरीके से अपना एक पूरा का पूरा माया जाल रचा था साउथ कोरिया के अंदर और फिर कैसे उसको पकड़ा गया था, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे इसके फॉलोअप वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।